आपने अभी तक जो विधियां देख ली वो लगभग लगभग 6 विधि जो है वो पूरी देख ली हैं। मैं एक बार फिर से वाली वीडियो वाली स्क्रीन लाता हूँ, जिसमें पहली जो थी वो थी बाष्पीकरण। फिर उसके बाद थी क्या, अपकेंद्रीकरण। फिर उसके बाद जो थी वो थी पृथक्करण कीव द्वारा। फिर उसके बाद कौन सी थी, किस याद आ रही कि नहीं, पृथक्करण कीव के बाद ऊर्ध्वपातन विधि थी। फिर उसके बाद क्रोमेटोग्राफी थी, प्रभाजी आसवन थी। और उसके बाद आखिरी में आपने 2 विधियां और देखी जो कि अपने ज्यादा लेना देना नहीं था। हालांकि ये सारी विधियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं 6। एक विधि और रह गई है, मैं यहाँ पर नाम लिखना भूल गया था, मैंने अभी बुक देखी तो मुझे याद आई, हाँ वो वाली विधि रह गई है। एक और विधि है इसके बाद, वो होती है क्रिस्टलीकरण, है ना। वो कौन सी विधि है, क्रिस्टलीकरण। तो मैं आपको उसको समझा देता हूँ, एक विधि और रह गई है, उसका नाम है क्या, 7वीं विधि जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट विधि है, उसका नाम है 7वीं विधि क्रिस्टली क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक और विधि है क्रिस्टलीकरण। अब ये क्रिस्टलीकरण क्या है, कैसे यूज किया जाता है और इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ना। याद है आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, जब किसी बच्चे ने बोला था कि यदि हम समुद्र के मैंने वाष्पीकरण पढ़ा रहा था आपको, और वाष्पीकरण में आपने बोला था मुझसे कि जो एक आप मैंने उदाहरण पूछा था आपसे, तो आपने बोला था कि नमक को जो है वो जल से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण के द्वारा। तो मैंने आपको वहां पर समझाया था कि यहाँ पर जब आप वाष्पीकरण कर रहे हो तो देखो, वाष्पीकरण का मतलब होता है बिना इसको, जो चीज को आप अलग कर रहे हो उसको बिना किसी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाए बिना ये गर्म करना। यदि आप स्याही को बॉइलिंग पॉइंट अच्छी तेज पे आंच पे गर्म करोगे तो वो भाप बन के पूरी की पूरी उड़ जाएगा और ऊपर से जल भी जाएगा वो, है ना। तो वाष्पीकरण में हम इसको जो है वो धीमे धीमे गर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि ये वाला जो बीकर में पानी अपन ने पानी रख के इसके ऊपर अपन ने इस प्याली को रखा था, अपन चाहते तो ये वाली प्याली डायरेक्ट जो है वो गैस पर भी रख सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है, ये स्याही जो है वो जल जाती। वाष्पीकरण में हम जो गर्म करते हैं वो धीरे धीरे गर्म करते हैं, ताकि क्वथनांक तक ना पहुंचे वो चीज, बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंचे। जबकि अब क्रिस्टलीकरण में हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण में जो है वो हम बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है वो समुद्र के पानी से नमक निकालना एक सबसे अच्छा उदाहरण है क्रिस्टलीकरण का, है ना। समुद्र के पानी से नमक निकालना, समुद्र से नमक निकालना। तो आप सभी को पता है कि समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, नमक वाला होता है, बहुत ज्यादा उसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल समझते हो, मिनरल्स बोले तो हिंदी में बोले तो बोल सकते हो खनिज लवण होते हैं, बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। और वो खनिज लवण की मात्रा अत्यधिक मात्रा में मौजूद होने के कारण से समुद्र का पानी जो है वो खारा हो जाता है। और वो इतना खारा होता है कि यदि आप किसी किसी व्यक्ति ने समुद्र में नहाया होगा, मैं तो खैर अभी तक नहीं नहाया हूँ समुद्र में, यदि आप में से किसी को मौका मिला होगा और उसने नहाया होगा तो आप देखोगे, अगर आप समुद्र में नहाते हैं तो पूरा की पूरा नमक जो है वो आपके शरीर से लग जाता है। वो रेत रेत जैसे फॉर्म में आपको रेत जैसा महसूस होगा, वो नमक होता है जो पानी में पूरी तरह से घुला हुआ है। और आपने कई बार मैन वर्सेस वाइल्ड अगर देखते हो तो वो कहीं अगर कहीं बाहर चला जाता है तो आपने देखा होगा समुद्र का पानी कभी नहीं पीता, वो कभी नहीं पीते, है ना। अगर उसको कितनी भी प्यास लग रही होगी समुद्र का पानी कभी नहीं पी सकते, और आपको भी नहीं पीना चाहिए, है ना। अगर आप समुद्र का पानी पी लेंगे तो आपको जो है वो हो सकता हो डायरिया हो जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप डायरिया के शिकार हो जाओगे, क्योंकि उसमें खनिज लवण इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि अगर वो थोड़ा बहुत भी आपकी बॉडी में इंटर कर गया पानी तो आपकी तबीयत खराब होना तय है, आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा खारा होता है वो पानी, है ना। इसके लिए जो है वो समुद्र का पानी वो कभी नहीं पीता, मैन वर्सेस वाइल्ड में कभी वो समुद्र का पानी नहीं पीता, और ना ही आपको पीना चाहिए, क्योंकि उससे आपका सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आपकी बॉडी जो है वो हो सकता है आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका लीवर जो है वो काम करना बंद कर दे, बहुत सारी परेशानी जा सकती है अगर आप समुद्र का पानी पी लेते हो। तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, लेकिन अपन को क्या करना रहता है, जैसे डेली लाइफ में अपन नमक खा रहे होते हैं ना, तो वो नमक के बारे में, अगर उस नमक को हमको पानी से निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा, वो समुद्र से इकट्ठा किया जाएगा, उसका डायरेक्ट फैक्ट्री में जो है उसका क्रिस्टलीकरण कर लिया जाएगा,
क्रिस्टलीकरण के द्वारा जो है वो समुद्र के क्रिस्टलीकरण में क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं। पानी को जैसे ही उबालेंगे पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बचेगा क्या, नमक। सीधी सी बात है। क्रिस्टलीकरण में क्या करते हैं, हम चीज को उबालते हैं, वाष्पीकरण नहीं करवा रहे हैं अब उसका, हम उसका क्या करवा रहे हैं, उबाल रहे हैं। उबालने के कारण से क्या होगा, वो जो है वो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा, और पानी भाप बन के जब उड़ जाएगा तो क्या होने वाला है, तो जो है बची हुई चीज रहेगी वो आपके पास नमक होगा। क्या केवल नमक को ही किया जा सकता है, नहीं। कॉपर सल्फेट जो आपने देखा था, मैंने ब्लू कलर का एक सब्सटेंस दिखाया था, एक पदार्थ दिखाया था, कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसका फॉर्मूला था, उसको अगर हम पानी में घोल देंगे तो हमको नीला पानी मिल जाता है ना। ये वाला प्रैक्टिकल अपन करके भी देखेंगे, आपको करके बता सकता हूँ मैं, आसानी से हो जाता है प्रैक्टिकल, अपन स्कूल में करके देखेंगे इसको। कॉपर सल्फेट को जब मैं पानी में घोल देता हूँ पूरी तरह से, नीले रंग का विलयन मिल जाता है मुझे। अगर मुझे वापस कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा, उस जो नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ है उसको जो है वो मैं गर्म करूंगा या फिर उबालूंगा। उबालूंगा तो क्या होने वाला है, पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट रहेगा वो मुझे वापस जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएगा। क्रिस्टलीकरण क्रिस्टल के फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलीकरण बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। शक्कर जो अपन शक्कर बनाते हैं वो भी क्रिस्टलीकरण के द्वारा ही, क्रिस्टलीकरण का ही उदाहरण है। शक्कर कैसे बनाई जाती है, शक्कर जो है उसमें आपको जो गन्ने से बनाई जाती है। गन्ने में क्या करते हैं, गन्ने का रस निकाल लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो सबसे पहले गुड़ बनेगा। गुड़ जो है वो ब्राउन रंग का होता है। उसमें कुछ क्रिस्टलीकरण के लिए कुछ केमिकल डाले जाते हैं। वो केमिकल डालने के कारण से उसका जो है वो कलर चेंज हो जाता है, और गुड़ से जो है वो शक्कर बन जाती है। शायद मैंने आपको बताया है कि शक्कर कैसे बनती है, बताया है तो आपको शायद मैंने किसी क्लास में वीडियो दिखाया है, क्या आप लोग को दिखाया है वीडियो? पता है भैया, पता है। बताया है शक्कर कैसे बनती है? हाँ चलो अच्छी बात है, अगर बताया है हाँ तो। भैया। हाँ चलो, बॉयज की क्लास में बताया, गर्ल्स आपको पता है क्या? हाँ हाँ, पता है भैया। अरे गर्ल्स को जीत। ये जीत नहीं, ऋषि बोल रहा है। अच्छा ऋषि बोल रहा है क्या? गर्ल्स की आवाज ही नहीं आ रही, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? पूजा बताया है क्या मैंने आपको? नहीं भैया। नहीं भैया बताया तो नहीं बताया। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, लड़कों आप लोग भी देख लो एक बार, हो सकता है तो कोई दूसरा नया इंटरेस्टिंग वीडियो दिख जाए, है ना। चलो एक बार अपन इंटरनेट का फिर से इस्तेमाल करते हैं और अपन इस ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। शक्कर कैसे बनाई जाती है, शक्कर कहाँ से बनाई जाती है, पहली बात तो शक्कर जो है वो गन्ने से बनाई जाती है। गन्ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर केन बोलते हैं, शुगर केन, है ना। एक एनिमेशन वीडियो है वो देखो पहले, छोटा सा है, उसके कारण से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार बनती है। फिर उसके बाद रियल वाला आप चाहोगे तो मैं कभी दिखा दूंगा, अभी एनिमेशन के माध्यम से देखो कि वो कैसे बनती है। हाउ शुगर इज मेड, मेड सॉरी, मेड मतलब बनाना। साउंड आ रहा है क्या आपको? नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। Also helps retain moisture and preserve freshness. Sugar starts with sugarcane, a tall tropical grass that can grow up to 20 feet high. When it is ready for harvest, the tops are removed, leaving the base stalks behind so they can grow into the next crop. गन्ने की खेती करते समय, गन्ने उगाते समय क्या करते हैं, ऊपर के गन्ने काट लिए जाते हैं, बाकी के जो है वो नीचे लगे रहने देते हैं, जिसके कारण से नए गन्ने फिर से उग जाते हैं। ये यही बता रहे हैं, देखो फिर से उन्होंने जो है वो गन्ने उगा दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसको जो है वो धोया जाता है। सबसे पहले धोकर क्या कर लेते हैं, उसको ग्राइंडर से पीस लेते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना। गन्ने को क्या करा, गन्ने को सबसे पहले धोया ताकि मिट्टी वगैरह धूल वगैरह हट गया। फिर उसके बाद उसके टुकड़े कर लिए, बारीक टुकड़े कर लिए। फिर उसके बाद क्या करा, उसको पीसा। पीसेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत बारीक बन जाएगा, और उसका जो लिक्विड रहेगा वो निकल साफ हो जाएगा, साफ कर लिया जाएगा उसको। और उसमें से जो कचरा रहेगा उसको अलग कर लिया जाएगा। उस लिक्विड को क्या करा जाएगा, एक कढ़ाई में रखा जाएगा और गर्म करेंगे उसको।
है ना। उसमें नीचे जो है उसी का जो बचा हुआ पार्ट रहता है ना, उसी का गर्म कर लेते हैं, उसी को जला लेते हैं। और जब जलाते हैं तो वो जो गन्ने का रस रहता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है, सिरप जैसा बन जाता है, जैसा आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसा चाशनी जैसा बन जाता है। अब उसमें थोड़ा सा जो है वो कुछ क्रिस्टल्स डाले जाते हैं शक्कर के, या फिर कुछ आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ रासायनिक जो है वो चीजें डाली जाती है। तो अभी अपने को जो है वो चाशनी मिली हुई है जो कि गुड़ जैसा है, गुड़ जैसा सिरप मिला हुआ है। अब इसमें थोड़े बहुत शक्कर के क्रिस्टल डाले जाते हैं, और जैसे शक्कर के क्रिस्टल इसमें डालते हैं तो क्रिस्टलीकरण की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और वो जो है पूरा के पूरी जो चाशनी रहती है वो धीरे धीरे जो है वो क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट होने लगती है। अपने आप में यूनिक केमिस्ट्री है। और उसको जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल देते हैं, और जिसके कारण से वो शक्कर जो है वो बारीक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। अब इसको जो है वो जो अपने पास ब्राउन कलर की शुगर प्राप्त हो जाती है, उसका रंग थोड़ा सा भूरा रहता है, उसको थोड़ा सा जो है वो प्योरीफाइड करते हैं और साफ करते हैं, और हमको जो है वो सफेद शक्कर जो है वो प्राप्त हो जाती है ना। उसके बाद उसको अलग अलग मशीनों से डालते हैं और उसको रेगुलर साइज बना लिया जाता है, एक जैसे टुकड़े बना लिए जाते हैं, अलग अलग छन्नी से निकाल लेते हैं उसको। उसके कारण से क्या हो जाता है, वो सब साइज जो है उसका, उसके कणों का साइज जो है वो एक जैसा हो जाता है। और अलग अलग प्रकार की जो है वो अगर उसमें ब्लीच ऐड नहीं करते हैं, ब्लीच ऐड करते हैं तो सफेद हो जाता है, नहीं तो शुगर का कलर जो है वो ऐसा होता है। अलग अलग स्टेप पे उसका कलर पहले ऐसी ऐसी दिखाई देती है, फिर उसके बाद हल्की सी ब्राउन दिखाई देती है, और ब्लीच कर देते हैं उसको तो वो सफेद हो जाती है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए आपके घर में यदि शक्कर आती है और हल्की येलोइश दिखाई देती है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो शुद्ध शक्कर है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वो ज्यादा, और जो व्हाइट आती है ना वो ब्लीच से होते हुए आती है, तो ब्लीच होकर आती है, इसलिए वो उसमें थोड़े बहुत केमिकल्स होने की संभावना होती है। जबकि जो ब्राउन शुगर रहती है वो केमिकल फ्री रहती है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं। तो ये 3 प्रकार की शक्कर आती है, अभी तक मुझे नहीं पता आपको पता था कि नहीं पता था, लेकिन ऐसी अलग अलग प्रकार की आती है, और उनके नाम भी है, देखो इन्होंने, अपने इंडिया में तो नहीं होंगे इतने फेमस, लेकिन वहां पर जो है वो नाम बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर टर्बिनीडो, फिर उसके बाद ब्राउन, और जो है वो व्हाइट आती है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि व्हाइट को जो है वो ग्रेन्युलेटेड बोलते हैं, ग्रेन्युलेटेड, है ना। और आखिरी में सबसे ज्यादा यही ग्रेन्युलेटेड जो है वो प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है एक रियल प्रोसेस देखो सच में कैसे शक्कर बनती है, ये वाली शायद बच्चों को दिखाई होगी मैंने इमेज। इसमें क्या होता है, ये वाली वीडियो जो है वो बॉयज ने देखी थी, गन्नों को खेत से निकाला गया और उसको धो लिया गया, टुकड़े करके उसको धो लिया गया, देखो मशीन चल रही है यहाँ पर बाकायदा, और उसको धो लिया गया है। 2 मिनट। हाँ, उस गन्ने को जो है वो आसानी से धो लिया गया है। अब धोने के बाद क्या करते हैं, ये जो टुकड़े प्राप्त हो गए इसको पीसा जाएगा। देखो अभी पानी से जो है वो 2-3 पानी से धोते हैं ताकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे उसमें, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े मिक्सचर से जो है वो चक्की, ये जैसे घूम रही है ना, बहुत बड़ा इंजन जैसा घूम रहा है, उसको पीस लेते हैं। अब पीस लेते हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है बुरादा आता हुआ, ये गन्ने का बुरादा है, पूरी तरह से पिस चुका है, बारीक हो चुका है, और उसमें से रस जो है वो अलग कर लिया गया है। तो ये बुरादा बुरादा बच रहा है केवल, देखो कितना कैसा बुरादा बचा हुआ है ना, इसमें से रस निकाल लिया गया पूरी तरह से। तो ये सूखा बुरादा जो है वो वहीं पर भट्टी में यूज कर लेते जलाने में, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने अलग से सैंपल निकाल के रखा है। इसको क्या करेंगे, अब इसमें से रस निकाल लिया जाएगा इस बुरादे में से, ये देखो यहाँ पर जो है उसको पीसा जा रहा है उस बुरादे को, तो यहाँ पर जो है वो रस प्राप्त हो जा रहा है, ये पूरा लिक्विड उसमें से निकाल लिया जा रहा है, ये देखो लिक्विड दिख रहा है ना, ये लिक्विड जो है वो गन्ने का रस है, पूरा निकाल लिया गया है। और बाकी जो बुरादा बचा हुआ होगा सूखा, ये गन्ने का रस है। हालांकि आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा हो, ये जो बुरादा दिख रहा है ना सूखा, इसको वापस यूज कर लेते हैं भट्टियों में, वापस इसको वहीं पर रस को गर्म करने में यूज कर लिया जाता है। अब वो जो रस निकला है उसको थोड़ा बहुत छानेंगे, साफ करेंगे, ताकि उसमें से जो बुरादा वगैरह, ये देखो ये बड़े बड़े बर्तनों में डाला जा रहा है, और इसमें से क्या करेंगे, इसको छान लिया जाएगा, ताकि ये जो गंदगी वगैरह दिखाई दे रही है, फेस वगैरह दिखाई दे रहा है, वो अलग हो जाए। ये गन्ने का साइज बता रहे हैं कि गन्ने की प्रोसेस ऐसे ऐसे होती है, धीरे धीरे उसको बारीक बनाया जाता है, फिर उसका उसका रस निकाल लिया जाता है। अब इस रस में क्या कर रहा है, उन्होंने टेस्टिंग कर रहे हैं, वो इस रस की टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़े से शक्कर डालते हैं, और ताकि पता चले कि सब चीज सही है क्या नहीं, थिकनेस सही है क्या नहीं, कोई ज्यादा उसमें गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ खराबी तो नहीं है, वो सारी चीज जांचने के लिए जो है वो उसकी टेस्टिंग करते हैं अलग अलग केमिकल से, है ना। इसके बाद क्या किया जाता है, ये बड़े बड़े फर्नेस रहते हैं, फर्नेस मतलब भट्टियां,
बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां रहती हैं, और इसको जो है वो गर्म करने के लिए यूज कर रहे होते हैं वो। किसको? ये जो रस है, गन्ने का रस ही है ना, इसको उबाल रहे होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये देखो आपको झाग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये झाग पूरी तरह से वेस्ट है, और इसको जो है वो अलग कर लिया जाता है। ये जो डाल रहे हैं, ये लाइम डाल रहे हैं, लाइम पाउडर डाल रहे हैं, चूना डाल रहे हैं। तो ये चूना काय के लिए डालते हैं? उसको साफ करने के लिए डालते हैं, उसकी गंदगी को साफ करने के लिए डालते हैं। तो जो गंदगी रहती है वो नीचे बैठ जाती है उसमें, या फिर ऊपर आ जाती है, दोनों ही केस होता है। तो ये चूने के कारण से वो ये चूने का पानी है, पूरी तरह से चूने का पानी है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, वाइट वाइट दिख रहा है। और उसमें से जो है वो क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि गंदगी साफ हो जाए। ये देखो, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना फेस, चूने के पानी के कारण से ही जो है वो अलग हो गया है। अब क्या करेंगे? गन्ने के रस को जो है वो अलग निकाल, अब जो गंदगी निकल गई है उसको हटा लेंगे, और ये जो है वो आपको सैंपल निकाल के दिखा रहे हैं। गन्ने का रस पहले ऐसा था, ये पहली कीप जो रखी हुई है इनके सामने, पहले ऐसा दिखाई दे रहा था, और अब जो है वो ऐसा दिखाई देने लगा है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर रखेंगे। ये देखो, रखने के ये देखो, जैसा निलंबन में होता है ना, गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही सेम केस यहाँ पर भी हो रहा होता है। यहाँ पर ये पूरा पहला स्तंभ जो था वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी साफ वो है। तो जो पहले दिखाई दे रहा था, पहले इतनी गंदगी मौजूद थी उसमें और इतना रस था, और जो बाद का स्तंभ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल साफ है। देखो, ये वाला स्तंभ जो है वो गंदगी निकलने के बाद है, मतलब पहले जब चूना नहीं मिलाया था और साफ नहीं किया था, केवल गन्ने का रस इतना साफ था, बाकी इतनी गंदगी थी। अब क्या हुआ है, जो जब साफ कर लिया है तो गन्ने का रस पूरी तरह से, देखो गंदगी थोड़ी बहुत ही है नीचे, बाकी पूरा के पूरा गन्ने का रस जो है वो साफ है। अब इसको क्या करते हैं, ये गंदगी जो है वो जो फेस निकला था ना, उसको ये ऐसे ही निकाल लेते हैं, ऐसे परत दर परत निकल जाती है। इसका भी यूज कर लेते हैं वो, इसका भी काय में जलाने में यूज कर लेते हैं वो, या फिर खाद बनाने में भी यूज कर लेते हैं इसका। तो पूरी तरह से रीयूज हो जाती है जितनी भी चीज बचती है। ये देखो, ये घास निकली हुई है, और ये कंडे के जैसे जो है वो खपतियां निकली हुई है, इसको भी फर्नेस में यूज कर लेते हैं वो। अब क्या करते हैं, इसको फिर से किसी फर्नेस में डाला जाता है, फर्नेस मतलब फिर से वही बात, भट्टी में डाला जाता है, और उसको बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। यहाँ पर जो देखो, वहां पर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं उसको, गर्म भी कर रहे हैं, साथ साथ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं उसको, ताकि वो और ज्यादा उसमें देखो झाग निकला है ना, ये झाग जो है वो गंदगियां हैं सब उसकी, उस गंदगी को जो है वो अलग कर लिया जा रहा है। ये देखो, धीरे धीरे जो है वो ऊपर का फेस निकल के साइड में से निकलता जा रहा है, ये साफ कर दिया जा रहा है पूरा का पूरा रस। अब जो बचता है वो कुछ ये ऐसी लुगदी बचती है, चाशनी जैसी दिख रही है ना, बोल रहे थे आपसे, ये चाशनी बचती हुई दिखती है अपन को। और अब इसके बाद इसमें जो है वो शक्कर के क्रिस्टल डाले जाते हैं, ये कोई सा केमिकल का यूज कर रहे हैं। This milky solution binds to the sugar present in the syrup and helps draw it out. Next, it all boils in large vacuum pans, forming sugar crystals in crystals. Workers now pour sucrose crystals suspended in alcohol. हाँ, ये जो है वो क्या डाल रहे हैं, सुक्रोज के क्रिस्टल डाल रहे हैं। मतलब बेसिकली आप ये समझ सकते हो, शक्कर के क्रिस्टल ही डाल रहे हैं, वो मिल्की फॉर्म के थोड़े से बारीक है, लेकिन This milky solution ये मिल्की सॉल्यूशन जो कि अल्कोहल में मिक्सचर है, अल्कोहल का मिक्सचर है, वो क्या कर देगा, जो आपको चाशनी जैसी दिखाई दी थी उस सभी को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, बड़े बड़े डिल्ले बना देगा। डिल्ले मतलब उसको देखो, आप ये निकाल के बता रहे हैं, वो मिल्की सॉल्यूशन सुक्रोज के क्रिस्टल डालने के बाद ये देखो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। देखो आपको हल्के हल्के दाने दिख रहे हैं ना, ये इस फॉर्म में हो जाता है। अब वो जैसे अपन ने उसको सुक्रोज के क्रिस्टल डाले तो ये हल्के हल्के दाने दिखाई देने लगते हैं। अब इसके बाद इसको और ज्यादा जो है वो मिक्स किया जाता है, मिक्स मतलब ग्राइंडर में उसको घुमाया जाता है। जब ग्राइंडर में घुमाया जाता है तो वो आपको दिखाएंगे, ये देखो ये ग्राइंडर में घुमा रहे हैं तो आसपास जो ये आ गया इसमें, वो जो क्रिस्टलीकरण क्या हुआ वो था, ये देखो अब वो क्रिस्टल जो है वो और ज्यादा बड़े होते जाएंगे यहाँ पर, और गाढ़ा होते जाएगा धीरे धीरे। देखो ये इन्होंने वो टेस्टिंग के लिए निकाल के रखा है। यहाँ पर आप इमेजिन कर पा रहे हो वो शक्कर जो है वो कितनी ज्यादा बड़े बड़े क्रिस्टल हो गए जो छोटे छोटे थे, है ना। अब उसको क्या करेंगे, उसको और साफ कर लेंगे अलग अलग crystals. Then the water is drawn out, so only the crystals. उस पे पानी डाल देते हैं तो उसके कारण से जो है वो Centrifuge draws out moisture from the sugar, just like a washing machine on spin cycle dries your clothes. जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रायर सुखाता है कपड़ों को, वैसे ही जो है वो यहाँ पर एक ड्रायर जो है वो शक्कर को सुखा देता है। अब जो हमें प्राप्त होती है आखिरी में वो ऐसे This mill produces raw sugar, which has more molasses and is only. ये
जो है वो रॉ शुगर है, हल्की सी देखो आपको पीली दिखाई दे रही होगी। and plantation white sugar, which has less molasses and is bleached a brilliant white. इसको जो है वो मोलासिस एक सब्सटेंस होता है जो कि इसको पीला बना देता है, मोलासिस, है ना। उस मोलासिस को गायब करने के लिए इसमें ब्लीच पाउडर मिलाया जाता है। शक्कर पहले ऐसी दिखती थी, उसको ब्लीच से साफ करने के बाद वो जो है वो व्हाइटिश हो जाती है, ऐसे ही दिखाई जाती है। आपको कलर दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। ये ब्लीच वाली शक्कर है, ये बिना ब्लीच वाली शक्कर है। मोलासिस होता है, मोलासिस जो है वो इसको हल्का सा इसका रंग को जो है वो ब्राउनिश कर देता है। The sugar on the conveyor now goes into a large dryer. उसको ड्रायर Hot में air भेज देते हैं, blows into this dryer. बहुत बड़े ड्रायर में भेज देते हैं, जहाँ पर वो हल्का सा उसमें मॉइस्चर रहता है, जो हल्की सी नमी जो रहती है शक्कर में वो अलग कर ली जाती है। और उसके बाद आखिरी में क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े बोरों में पैकेट करके जो है वो मार्केट में पहुंचाया जाता है। और फिर वहाँ बड़े बड़े बोरों से अलग अलग प्लांट होते हैं जहाँ पर पॉलिथीन में भरकर जो है उसको बेचा जाता है। तो ये थी शक्कर बनाने की प्रोसेस। तो शक्कर बनाने में क्रिस्टलीकरण का यूज होता है। आपने देखा एक लेवल पे आने के बाद चाशनी में उन्होंने जो है वो पहले से सुक्रोज के कुछ क्रिस्टल डाले, उस क्रिस्टल के कारण से जो है वो जो चाशनी थी वो धीरे धीरे जो है वो काय में कन्वर्ट होने लगी, शक्कर के क्रिस्टलों में कन्वर्ट होने लगी। उसको अलग अलग केमिकल प्रोसेस से निकाला और आखिरी में हमें जो है वो शक्कर के क्रिस्टल प्राप्त हो गए। कितनी अच्छी प्रोसेस है शक्कर बनाने की। और उसके बाद उसको जो व्हाइट, जैसे आपने देखा उसका कलर जो रियल में रॉ शुगर होती है उसका ब्राउनिश कलर होता है, उसमें मोलासिस की संख्या ज्यादा होती है, मोलासिस ज्यादा होता है, जिसके कारण से जो है वो ब्राउनिश दिखाई देती है। उस मोलासिस को गायब करने के लिए या फिर कम करने के लिए उसको ब्लीच किया जाता है, उसको साफ किया जाता है ब्लीच पाउडर से, या फिर ब्लीच पाउडर उसमें मिलाया जाता है, ब्लीचिंग की जाती है शक्कर की। और ब्लीचिंग करने के बाद क्या हो जाती है, हमको व्हाइट शुगर प्राप्त हो जाती है, व्हाइट शुगर क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपने क्रिस्टलीकरण मेथड देखी। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो मुझे, जो कि अब आप बता सकते हो। अगला सेक्शन में पहुंचूंगा मैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन बाकी, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, वो कि क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। चलो क्वेश्चन का सेशन अलग करेंगे। अगली जो बुक में अगला जो टॉपिक है आपका वो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगला टॉपिक है जो वो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में बोले तो फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन। अब जब भी मैं आपसे भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन की बात करें, कोई भी आपसे बोले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, सबसे पहले दिमाग में एक चीज आना चाहिए, फिजिकल चेंज वो चीजें होती हैं जो शेप जो हमको बाहर से दिख रही है ना, जैसे मेरा शेप आपको ये आउटलाइन बना हुआ दिख रहा है, ये जो बाहर जैसे मेरा आकार जो है वो इतना दिख रहा है, फिर उसके बाद मेरा अगर वेट करोगे आप तो वजन भी कोई निश्चित होगा। तो ऐसी चीजें जो हमारी आंखों से हमको दिखाई दे रही हैं किसी भी पदार्थ के बारे में, तो वो सारी चीजें होती हैं भौतिक चीजें, है ना। और ऐसी चीजें जो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन फिर भी हो रही हैं, जैसे मेरे अंदर जो है वो ब्लड जो है वो लगातार सर्कुलेट हो रहा होगा, लगातार जो है वो उसमें हो सकता है बैक्टीरिया भी बने कर रहे हो सकता है खून जो है वो पतला भी हो रहा हो, चेंज हो, बॉडी में अलग अलग केमिकल चेंज हो। या फिर उदाहरण के लिए मान लीजिए दही जमाते हैं हम, सबसे अच्छा उदाहरण वही है। दूध में क्या करते हैं हम, यदि थोड़ा सा दही डाल दें और उसको जो है वो किसी ठंडे स्थान पर रख दें, तो उसमें जो है वो परिवर्तन होगा, कुछ चेंज होगा, और आप देखोगे पूरा के पूरा दूध जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। वो प्रोसेस आपको दिखाई नहीं देगी, वो आपको उबलता हुआ नहीं नजर आएगा, वो आपको चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोसेस चलती रहेगी। दही के जो है वो बैक्टीरिया जो है वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि वो जो है वो बढ़ते जाएंगे और दूध को जो है वो खाते जाएंगे और उसको पूरे दूध को काय में कन्वर्ट कर देंगे दही में। वो प्रोसेस हमको सामने दिखाई नहीं देगी लेकिन हो रही होगी। ऐसे सारे वो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, दूध से दही बन रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जैसे यदि किसी का हम आकार चेंज कर देते हैं, उसका वजन चेंज कर देते हैं, उसका रंग चेंज कर देते हैं, वो सारे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सामने ककड़ी या लौकी रखी हुई है, उसका शेप निश्चित है, आपने उसको चाकू से काटा, उसका शेप चेंज कर दिया, दो टुकड़े कर दिया आपने, उसका आकार परिवर्तित कर दिया, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपने जो है वो किसी पेड़ को जो है वो काट दिया, पेड़ को काट दिया, पेड़ का आकार पहले ऐसा था, आपने उसको काट के दो टुकड़े कर दिए, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। वेट की बात करें, यदि किसी का जो है वो, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 किलो शक्कर थी, आपने आधा किलो आपके दोस्त को दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। भार में परिवर्तन हो जाना, कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। तो ऐसे परिवर्तन जो कि दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने हो रहे हैं, है ना, उस पर परिवर्तन आ रहा है, तो वो हमारे सामने हो रहे हैं यदि, तो भौतिक परिवर्तन। बैकग्राउंड में हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, तो हम दिखाई नहीं दे रहे हैं हमको, वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन आएंगे। और एक ट्रिक यहाँ पर मैं बता दूं आपको,
जब भी कोई चीज जलती है, जब भी कोई चीज जलती है, आग वाली बात आ जाती है, यदि अगर आग वाली बात आ रही है तो वहां पर हमेशा रासायनिक परिवर्तन तो होगा ही। इतना एक बात याद रखो आप, कोई भी चीज जल रही है यदि, वहां पर रासायनिक परिवर्तन होना बिल्कुल कंपलसरी है, होगा ही। इतनी बात याद रखो आप, है ना। फिर उसके बाद ये भौतिक परिवर्तन। अब बुक, एक बार बुक देख लेते हैं, बुक क्या बोल रही है भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो आप देखोगे यहाँ पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए भौतिक परिवर्तन समझे। यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन का गुणों के बारे में अध्ययन किया होगा, जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांग यानी गलनांक और पतनांग इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। ये सारे गुण कैसे कहलाते हैं? भौतिक गुण। रंग, कठोरता मतलब कि उसकी टफनेस, दृढ़ता है ना, दृढ़ता मतलब कि उसको खींचे, कितना दृढ़ है, वो खींचा रहा है कि नहीं कर रहा। बहाव यानी कि बहने का गुण, घनत्व यानी कि आप जानते हो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, गलनांक और पतनांक, उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे गुण कैसे हैं? भौतिक गुण है, दिखाई दे जाते हैं हमको। देखो रंग दिखाई दे जाएगा, कठोरता दिखाई दे जाएगी, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, ये सारी चीजें हमको दिखाई दे रही होंगी। जबकि जो चीज नहीं दिखाई देती है उसका अंतः रूपांतरण होता है ना। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन घटन के वजह संपादन होता है। उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, ये भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जैसे आप जल का उदाहरण लिया है, सीधी सी बात है उन्होंने। अगर जल की बात करें तो वो लिक्विड भी है, ठोस भी है और गैस के रूप में भी है। भाप बन जाती है तो गैस के रूप में भी हो जाता है, लेकिन वो है पानी ही। आप अगर उसकी अवस्था परिवर्तन जरूर हो रही है, लेकिन वो अभी भी है पानी ही। उसका फॉर्मूला H2O ही रहने वाला है, वो फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। जब किसी पदार्थ का फॉर्मूला चेंज हो जाता है तब वहां पर जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जंग लगना। जंग लगने में क्या होता है? लोहा जो है वो पानी मतलब नमी और वायु से क्रिया करके जंग का निर्माण करता है, और जंग का फॉर्मूला पूरी तरह से अलग होता है। दूध और दही का उदाहरण भी बहुत अच्छा है। दूध का फॉर्मूला अलग होता है, बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर होता है दूध का, और दूध से जब दही बन जाता है उसका केमिकल फॉर्मूला अलग होता है, वो एसिडिक प्रकृति का हो जाता है थोड़ा सा, है ना। दूध भी होता है हालांकि थोड़ा सा एसिडिक प्रकृति का, लेकिन दही ज्यादा एसिडिक प्रकृति का होता है, उसका फॉर्मूला पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जब उनके रासायनिक रूप पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं तब हम बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता है। आपको उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो। पेड़ों को काटना, पेड़ों को काट रहे हैं, उनके आकार परिवर्तन कर रहे हैं, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन पहले जो है वो एक शेप में रहता है, अगर उसको आप गर्मी में रख दोगे तो वो पिघल जाएगा, लिक्विड जैसे स्टेट में जाएगा, उसका आकार परिवर्तन हो रहा है, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, जंग लगना क्या है? नए पदार्थ बन रहा है यहाँ पर, वो पुराना पदार्थ नहीं है। पहले लोहा था, अलमारी जो है वो स्टील, मान लीजिए स्टील था, लेकिन अब वो स्टील जंग में कन्वर्ट हो गया। नया पदार्थ बनाना मतलब कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। यहाँ आकार भार में परिवर्तन नहीं देखा जाएगा, यहाँ नया पदार्थ बन गया ना, तो फिर यहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। जल का उबलकर भाप बनना, जल जब पानी की अवस्था में था तब भी H2O था, और जब भाप बन गया तब भी H2O ही है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है ना। अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होकर उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना। तो यहाँ पर देखो, अगर हम किसी पानी में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दें, तो वहां पर जो है वो रासायनिक परिवर्तन होगा, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद जल में साधारण नमक का घुलना। नमक अगर पानी में घोल दोगे तो कुछ नया सब्सटेंस नहीं मिलने वाला है, नमक का केवल आकार चेंज हो जाएगा, तो ये केवल भौतिक परिवर्तन होगा। फलों से सलाद का बनाना, फलों को काट के जो है वो सलाद का रूप दे देंगे, उसका आकार परिवर्तन करेंगे हम, भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना, जलना आ गया ना, मैंने आपको पहले ही बताया ट्रिक, अगर जलना वर्ड आ गया है तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है ना। तो अब आपको क्या करना है, अपने आसपास जो है वो पता लगाना है, केवल आपको 2 भौतिक परिवर्तन बताना है और 2 रासायनिक परिवर्तन बताना है। तो कल लिखना नहीं है आपको, केवल आपको सोच के रखना दिमाग में। जब कल क्लास लगेगी तो मैं क्लास में किसी भी बच्चे से पूछूंगा, बेटा आपने कौन सा भौतिक परिवर्तन कौन सा देखा या कौन सा रासायनिक परिवर्तन देखा, केवल 2 उदाहरण बस बताओ, ठीक है। तो बाकी की बात अपन कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, कल 11 बजे ही खत्म कर देंगे अपन।